हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो एमपी में सेट का एग्जाम जो है जो कंडक्ट होने वाला है, और ये जो आपका एग्जाम है वो एक्सपेक्टेड जुलाई में कंडक्ट होगा। और आप किस तरीके से अपने स्ट्रेटेजी को फॉलो करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, इसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं मंजू, आपके एजुकेटर फॉर केमिकल साइंस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम सेट एग्जाम की बात करें तो आप जानते हैं कि जो सेट एग्जाम होता है इसका जो लेवल रहता है वो नेट एग्जाम के कंपैरेटिवली थोड़ा कम रहता है। यानी कि जो नेट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 2 से 3 टॉपिक्स को रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जबकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें एमपी में जो सेट एग्जाम आपका कंडक्ट होने वाला है, और इसकी आप अगर एक्सपेक्टेड डेट देखें तो आपका ये जो पेपर है वो जुलाई में कंडक्ट होगा। जुलाई में कंडक्ट होगा और जुलाई के 2nd या 3rd वीक में आपका ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। और एमपी सेट एग्जाम में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पेपर फर्स्ट है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग मेथड से रिलेवेंट है। और इसमें आपका जो सिलेबस है, इसका जो सिलेबस है वो आपके जो यूजीसी नेट है, यूजीसी नेट है, यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है, यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसकी बिल्कुल सेम है। यानी कि उसका जो सिलेबस है वो इसकी सिमिलर है। और इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो 50 क्वेश्चन हैं आपके, ये 100 मार्क्स के होते हैं। 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के यहाँ पर होते हैं। और अगर हम पेपर सेकंड की बात करें तो ये आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट के बेसिस पर है, यानी कि आपके केमिस्ट्री के बेसिस पर है। और इसका जो सिलेबस है, इसका जो सिलेबस है वो CSIR नेट एग्जाम के सिलेबस के बिल्कुल सिमिलर इसका सिलेबस है। और इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 100 क्वेश्चंस होते हैं। और ये जो 100 क्वेश्चन है वो आपके 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। और इन दोनों में ही आपके 40% जो मार्क्स है वो कंपलसरी है। यानी कि 40% आपके पेपर फर्स्ट में आने चाहिए और 40% मार्क्स आपके पेपर सेकंड में आने चाहिए। और जो टोटल पेपर है आपका वो कितने मार्क्स का होगा? 300 मार्क्स का होगा। तो ये आपका एक तरीके से सिलेबस का पैटर्न है। अब आप किस तरीके से आपके एग्जाम की तैयारी करके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट CSI नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनका ऑब्वियसली जो है सेट एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सेट एग्जाम का जो लेवल रहता है वो नेट एग्जाम के कंपेरेटिवली कम ही रहता है। अब हम अगर देखें तो देखिए, आप पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर फर्स्ट आपको अभी जो है पेपर सेकंड आपको अच्छे से कवर करना है और पेपर फर्स्ट को साथ में लेकर चलना है। दैट मीन्स जो है, अगर आप पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट के लिए आप जो है, जो PYQs है यूजीसी नेट के लिए में जो PYQs है, यानी कि जो फर्स्ट पेपर के जो PYQs है आप उनको देखें, यानी कि उनको सॉल्व करके देखें तो आपको पता लगेगा जो क्वेश्चंस का जो लेवल है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, और आप किस तरीके से इसमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर अगर हम देखें पेपर सेकंड की, पेपर सेकंड जो है वो आपका केमिकल साइंस का पेपर है। और केमिकल साइंस में आपकी मेनली जो है वो 3 ब्रांचेस है जिसको आपको कंप्लीटली कवर करनी है। एक है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि इन 3 केमिस्ट्री में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो आपका कॉमन है, जो इनऑर्गेनिक में भी है और ऑर्गेनिक में भी है। अब देखिए, अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिससे हमेशा से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको किस तरीके से कवर करना है? आपको सबसे पहले जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करना है, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करना है, यानी कि GIOC को कवर करना है। और इसमें आपके जो है जितने भी आयनाइजेशन एनर्जी है, उसमें आपकी जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इनकी जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो आपके सिलेबस में, यानी कि जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको अच्छे से कवर करना है। इसके बाद जो है वो आपको फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेवेंट जो है आपको ये जो यूनिट है इसको आपको कंप्लीटली कवर करना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। फिर आपका जो है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसमें से अब जो है क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको कवर करना है। इसके बाद अगर हम देखें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसको आपको कवर करना है। और फिर अगर हम देखें तो इसमें जैसे मान लीजिए VSEPR थ्योरी है, केमिकल पीरियोडिसिटी है, तो ये कुछ जनरल टॉपिक्स हैं जिसमें आपको कवर करना है। और इस तरीके से आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन से यूनिट का थोड़ा कम वेटेज रहता है। तो जिनकी आप वेटेज ज्यादा है आप उन यूनिट्स को सबसे पहले कंप्लीट करने की कोशिश करें। फिर अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए आपको सीक्वेंस से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करना होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हर टॉपिक है वो अपने पिछले टॉपिक से रिलेट होता है। यानी कि आप रैंडमली कोई सी भी यूनिट को नहीं उठा सकते, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीक्वेंस वाइज पढ़ना होगा। तो सबसे फर्स्ट आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करना है। सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको कवर करना है, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और फिर आपका जो बॉन्ड क्लीवेज है होमोलाइटिक या फिर हेट्रोलाइटिक तरीके से होगा। फिर टाइप ऑफ इंटरमीडिएट है जिसमें कार्ब कैटायन हो गया, कार्बेनायन हो गया, और फ्री रेडिकल्स हो गए, बेंजाइन हो गया, एलिड हो गया, इनामिन हो गया, कार्बिन हो गया, नाइट्रेन हो गया। टोटल 8 टाइप के जो इंटरमीडिएट है वो आपको कंसीडर करने हैं। उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, ये सारी चीजें उसमें आपको कवर करनी है। और जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म जिसमें एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो आपको कवर करनी है। इसके बाद जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद आपको कवर करना है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री तो यूट्यूब पर स्टीरियो केमिस्ट्री की हमारी पूरी की पूरी फ्री क्लासेस है, यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने यूट्यूब पर पूरी कवर करवा रखी है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री आप वहां से भी कवर करते हैं और वीडियो इतने लंबे नहीं है, मतलब ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के नहीं है। तो आप स्पीड से भी स्टीरियो केमिस्ट्री को अगर कवर करते हैं, देखेंगे उन वीडियोस को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्टीरियो केमिस्ट्री में किस तरीके से मॉलिक्यूल को असाइन किया जाता है और किस तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके बाद जो है आपको कवर करना होता है डायनामिक स्टीरियो केमिस्ट्री। और डायनामिक स्टीरियो केमिस्ट्री में हम रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टीरियो के साथ रिलेट करके पढ़ते हैं। यानी कि इसके बाद जो सीक्वेंस में आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में आपको क्या कवर करना है, डायनामिक स्टीरियो केमिस्ट्री को कवर करना है। इसमें हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं और रिएक्शन मैकेनिज्म स्टीरियो के साथ पढ़ते हैं। इसके बाद आपको ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आपको जो है फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आपको क्या कवर करना है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। इसमें जितने भी रिएजेंट काम में आते हैं, जितने भी रिएजेंट काम में आते हैं, इनको आपको कवर करना है। इसके बाद आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जितने भी रिएजेंट्स काम में आते हैं इनको आपको कवर करना है। इसके बाद अगर हम देखें तो आपको जो कॉमन नेम रिएक्शंस है, कॉमन नेम रिएक्शंस है, इनको आपको कवर करना है। इसके बाद अगर हम देखें तो आपके सिलेबस में हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री है जिसमें मोनोसाइक्लिक सिस्टम और बाईसाइक्लिक सिस्टम है। जैसे मान लीजिए आपके फ्यूरेन है, थायोफिन है, पेरिडिन है, और इसके बाद क्विनोलिन है, आइसोक्विनोलिन है। आपको वहां पर क्या देखना है कि इसमें केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो कौन सी पोजीशन पर होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा, या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के दौरान कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो वो आपको जो रिएक्शन है वो आपको अच्छे से देखना है। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो वेल नॉन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका केवल नाम आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये जो मेथड है ये इस प्रोडक्ट को बनाने के काम में आता है, क्विनोलिन को काम में आता है या फिर आइसोक्विनोलिन को काम में आता है, या फिर कोई स्पेसिफिक कोई मेडिसिन या फिर उसका कोई स्पेसिफिक अगर यूज है तो वो रिएक्शन आपको पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी रिएक्शन आपको पढ़नी है। तो स्पेसिफिक रिएक्शंस भी आप पढ़ते हैं तो सफिशिएंट है। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन कहाँ पर होगी, प्लस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में स्पेसिफिक रिएक्शंस को आपको कवर करना है।
इसके बाद जो है आपके सिलेबस में है नेचुरल प्रोडक्ट। क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आपके जो है प्रोटीन, अमीनो एसिड, इनकी बात करते हैं। इसी में आपके सिलेबस में टर्पिन है, एल्केलॉइड है, और उसमें आपको जनरल फार्मूला क्या होता है और कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं कि टर्पिन में क्या होता है और क्लासिफिकेशन उनका किस तरीके से है और जनरल फार्मूला क्या है। तो ये चीजें हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारी स्ट्रक्चर्स आपको याद रखनी है, केवल और केवल जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो है आपको पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री को कवर करना है। पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री को कवर करना है और पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री को आपको कवर करना है। तो ये मोटा मोटा सिलेबस है जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तैयार करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको 100% आपके जो क्वेश्चंस है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेवेंट होते हैं, तो आपको सारी ही चीजें कवर करनी होगी। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आपके सिलेबस में है IUPAC नॉमेनक्लेचर, और IUPAC जो नॉमेनक्लेचर है वो आपका ब्रिजिंग कंपाउंड, बाईसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि स्पाइरो और बाईसाइक्लिक कंपाउंड का सिलेबस में है, तो आपको उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इस तरीके से आपको अपनी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको प्रिपेयर करना है। इसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, इसके बाद अगर हम देखें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले कवर करना है क्वांटम केमिस्ट्री, क्योंकि क्वांटम का वेटेज ज्यादा रहता है, क्वांटम को कवर करना है। इसके बाद जो है आपको थर्मोडायनामिक्स, और इसमें आपके सिलेबस में स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स भी सिलेबस में है, तो उसको आपको भी कवर करना है। उससे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें जनरल फॉर्मूलेज है जो आपको ध्यान में रखने हैं। और फिर है आपका केमिकल काइनेटिक्स, और इसके बाद जो है वो है ग्रुप थ्योरी। और ग्रुप थ्योरी में सेट एग्जाम में पॉइंट ग्रुप से रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको पॉइंट ग्रुप निकालना आना चाहिए और जनरल आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ग्रुप थ्योरी में आपको पॉइंट ग्रुप वाला जो पार्ट है वो अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इजी लेवल के ही पूछे जाते हैं। तो सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, और सेल में किस तरीके से जो इक्वेशंस होती है उससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो इक्वेशन से रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको अच्छे से सॉल्व करने आने चाहिए। तो ये जो 5 यूनिट है वो इम्पॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में, तो इनको तो आपको कवर करना ही करना है। इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसमें एक तो आपको कवर करना है NMR, एक हो गया आपका ESR, और एक हो गया आपका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एक है आपका UV। आपको इनमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको इसमें देखना है कि ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको अच्छे से कवर करके जानी है। तो ये चीजें हैं जो आपको अपने सेट एग्जाम के लिए करना है। अब देखिए नेट और सेट में ये फर्क है कि नेट का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई है और सेट का जो लेवल है वो इतना हाई नहीं है। यानी कि आपको क्या करना है, एक तो आप जो सेट एग्जाम के जो पेपर पहले हो रखे हैं, MP सेट एग्जाम के जो पेपर हो रखे हैं यानी कि PYQs है, आप उनको साथ में लेकर कर चले। यानी कि आपने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा और सेट एग्जाम के जो पेपर्स, पिछले जो पेपर्स है, आप अगर उनको भी सॉल्व कर लेते हैं तो ये सफिशिएंट होगा आपके सेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, लेकिन आपको आपका जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है एटलीस्ट वो सिलेबस कवर हो जाए, प्लस सेट एग्जाम में जो PYQs है वो आपसे सॉल्व हो जाए। तो ये अगर आप 2 से 3 मंथ, जो 3 मंथ भी आपके पास है, आप 3 से ज्यादा ही है अभी तो आपके पास, तो उसमें आप अगर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड इन दोनों में अगर आप ये भी कर जाते हैं कि आपने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा और PYQs अगर सॉल्व करें, तो ये सफिशिएंट है आपके सेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आप सेट एग्जाम से रिलेवेंट और कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसके लिए ये टॉपिक हम कवर करवाएं या फिर दूसरा टॉपिक कवर करवाएं या फिर इसके लिए मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल करवाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस तरीके से तैयारी करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको जो भी पूछना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो MP सेट की जो तैयारी है वो आपको बहुत अच्छे से करनी है, और सेट एग्जाम का जो लेवल है वो इतना ज्यादा हाई नहीं रहता,
और अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो सेट एग्जाम को क्वालिफाई आप करके असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक्स आपको पहले कवर करने हैं ताकि आपका जो एग्जाम में सिलेक्शन है वो आसानी से हो सके।